नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं तजिंदर सिंह टोनी जी, जो डीडीसी मेंबर हैं सुचेतगढ़ से, साथ में किसान लीडर भी। सर, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर, आप काफी टाइम से राजनीति में एक्टिव हैं। कब से आपका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ और आपने अपना पहला चुनाव किस पार्टी से कंटेस्ट किया? मेरा सियासी जीवन छात्र राजनीति से ही स्टार्ट हुआ और मैं जो शुरुआत की मैंने वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से की और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही भी चुनाव लड़ा। जी सर, इस टाइम आप सुचेतगढ़ से डीडीसी मेंबर हैं। जी, मैं इस वक्त जो अभी डीसी के चुनाव हुए उसमें मैं इंडिपेंडेंट हैसियत से क्योंकि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस 2016 में छोड़ी थी, उसके बाद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, तो तब से लेके अब तक मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ। टू बी एन इंडिपेंडेंट, क्योंकि चुनाव हो चुका है तो आगे कोई फैसला नहीं किया। इस टाइम आप सुचेतगढ़ से डीडीसी मेंबर हैं। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने बड़े टफ हालात में इस इलेक्शन को जीता, क्योंकि आपको हराने की पूरी कोशिश मेरे सामने बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपने देखा ही होगा कि मैं जब एक तो हालात ऐसे थे कि बाहुबली नेता था बीजेपी का जो चेयरमैन के कैंडिडेट थे, और दूसरी बात ये थी कि जो हमें सुनने में आ रहा था बीजेपी की तरफ से, और दूसरी बात ये थी कि जब मैं जीत भी चुका था तब भी मुझे मेरा जो सर्टिफिकेट इशू करने में जो है सरकार का विलंब था, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफा फैसला ले रही थी, कोशिश थी। हाँ जी, रिकाउंटिंग हुई और ये शायद इतिहास का पहला ऐसा इलेक्शन बना जो सवेरे 2:45 बजे जाके मुझे मेरा सर्टिफिकेट साइन हुआ, और दोबारा गिनती करने के बाद भी वो लोग जब हार गए तो उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं थी, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बाकी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सारी एक तरफ उतारू थी कि इनको जितवाना है, कैसे भी जितवाना। लेकिन हमारे लोग इतनी तादाद में बाहर मौजूद थे कि उसको देखते हुए इनको लगा कि ये कर पाना संभव नहीं है, वरना दूसरी उस सबसे बड़ी बात है मेरे वाहिगुरु की, गुरु रामदास की कृपा रही और हम जीत गए। सर, सुचेतगढ़ बॉर्डर एरिया एक बॉर्डर एरिया में आता है जी। इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं जो कि बाकी एरिया से बढ़कर हैं, लाइक बॉर्डर्स में गोलाबारी, शेल्स का गिरना आए दिन लोगों की जान माल का नुकसान करता है। इन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए आपकी साइड से किस तरह की कोशिश की जा रही है, या आपकी साइड से गवर्नमेंट को क्या पाकिस्तान पे तो हमारे हिंदुस्तान की सरकार का क्या, वो पाकिस्तान सरकार की आर्मी नहीं सुनती वहां की, तो वो उसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको फेस करने के अलावा हमारे लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की सरकार के पास एक विकल्प है कि जैसे मोदी सरकार ने शुरू में हमें वादा किया था कि आपको 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे, बॉर्डर के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको शहरों की तरफ प्लॉट दिए जाएंगे। जैसे ही गोलीबारी शुरू होती है तो आप अपने सेफर जोन में उन घरों में जा सकोगे, और वापस जब खत्म होती है तो वापस अपने जो बॉर्डर पे घर हैं, जहाँ जमीनें हैं, जहाँ अपने उनके माल मवेशी हैं, वहां वापस आ सकोगे। लेकिन वो भी एक सियासी जुमला, जैसे 15 लाख वाला था, ये भी एक सियासी जुमला हुआ। सरकारें बनी, यहाँ पे सब कुछ हुआ, सेंटर में भी उनकी आई, लेकिन गरीब किसानों को, गरीब लोगों को किसी ने नहीं पूछा, बॉर्डर के लोगों को, कि भाई हम जीत चुके हैं तो अब आपके 5 मरले की प्लाट की बात, अब वो करते ही नहीं है, इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। जी सर। सर, 2016 और 2018 के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलओसी के नजदीक बंकर बनाने का ऐलान किया था। आपके एरिया में कितने बंकर तैयार हुए और अभी कितने पेंडिंग हैं? मेरे इलाके में मैक्सिमम पेंडिंग है, और जो थोड़े से बंकर बने हैं वो बिल्कुल फॉल्टी बंकर है, उनमें पानी भरा पड़ा है,
और वो डिजाइन जो है वो ऐसे ही जैसे लगता नहीं है किसी प्रोफेशनल ने डिजाइन किया है। और सभी ये बंकर्स का पूरे, जहां पूरे बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ सुचेतगढ़ को छोड़ के नहीं, मैं आगे तक की बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। आप किसी को भी गांव में जाके रैंडमली चेक करें, कैमरा साथ ले जाए, वहां पानी पड़ा हुआ है और वहां पे ये ऐसे जगह पे बना दिया जाके जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कहीं पे कीड़े, सांप, कीड़ा, ऐसा बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। और बिल्कुल फॉल्टी बम्पर है, और इसके लिए हमने सरकार को आगाह भी किया, और कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है कि ये गलत बन गए हैं और इनका इनका प्रॉपर इनको कवर अप होना चाहिए ताकि पानी ना जा सके, या और ऐसे, क्योंकि अगर गोलाबारी हो रही है और उधर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए, वो तो भर जाएगा पानी से, तो फिर यहाँ गोली से मर रहा है, यहाँ डूब के मर रहा है। तो ये ऐसे हालात है उसमें। सर, सुचेतगढ़ के डेवलपमेंट के लिए आप किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? हमने बनते ही सबसे पहले मसला जो रखा था लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कि मेरे इलाके में जो बॉर्डर है उसको अगर पाकिस्तान शुरू नहीं करता तो इधर से रिट्रीट शुरू की जाए। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मनोज सिन्हा साहब का, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने कम से कम इस बात पे पहल लेते हुए हमारी तरफ से जो है इसके ऊपर पहल की है और उसको शुरू किया। वहां पे जो मीटिंग रिट्रीट है जो शाम की तरफ से सैटरडे संडे को होती है, जिससे टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म का बढ़ावा होगा। जी जी। सर, पिछले दिनों आंधी तूफान से फसलों का काफी नुकसान हुआ और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसानों को कंपनसेशन भी मिल रहा है। क्या किसानों को फेयर कंपनसेशन मिल रहा है या इसमें किसी तरह की कमी? नहीं नहीं, उसमें बहुत कमी है। हमने तो कहा था कि आप दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल ले आए, जो केजरीवाल जी आए, उन्होंने 50,000 रुपया पर एकड़ दिया अपने किसान को, और या पंजाब हरियाणा के पैटर्न पे दे दे। यहाँ जैसे जो है मार्केट रेट के हिसाब से जो फसल का रेट है उसके हिसाब से दे दे, कोई भी एक मॉडल चुन ले। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए आश्वासन भी दिया हुआ है हमें कि हम कर देंगे जल्दी। फारूक खान साहब ने, एडवाइजर जो है टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने आश्वासन दिया था हमको दबलैड में कि हम ये जल्दी फाइल बना के इसको रिकमेंड करा के वो जल्दी ले आएंगे। मुझे हैरानी होती है जब इन्होंने किसी को नया एडवाइजर अपॉइंट करना होता है तो वो 1 सेकंड में जाती है फाइल, तो अप्रूव होकर भी आ जाती है और हो भी जाता है। तो लेकिन जब किसानों की बारी आती है तो देने में दिक्कत है। किसी की सब्सिडी माफ करनी हो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बड़ी जाती है, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जब किसान को देने की बारी आए तो ये सरकारें हाथ खींच लेती हैं पीछे। तो ये इनका एक चेहरा सामने आ रहा है कि ये किसान विरोधी सरकारें हैं। तो हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वही 675 रुपया पर कनाल के हिसाब से जो अभी SDRF का जो रेट है वही उसी हिसाब से दे रहे हैं। अगर उसमें भी किसी की 60 कनाल खराब हुई है या 80 कनाल खराब हुई है तो ये सिर्फ 40 कनाल देंगे, सीलिंग लगा दी ऊपर। तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं की जितनी हम तवक्को करते थे, या जितनी इन्होंने अनाउंसमेंट की हम जल्दी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 एबॉलिश कर दिया है। अब जम्मू की डेवलपमेंट और कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर तो किस तरह देखते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बताएं। 370 तोड़ के जो हमारी डेवलपमेंट कर रही थी, ये एक बकोसला था और ये भी एक सियासी जुमला था। कोई ऐसी तरक्की नहीं हुई जिसको जो जिसका निशानदेही कर सके। जो एम्स वगैरह बन रहे हैं ये पहली सरकारों के दी हुई चीजें हैं। लेकिन हाँ, बस अनाउंसमेंट्स बहुत है लेकिन हुआ कुछ नहीं है जमीनी हकीकत पे। उल्टा जो लोग इलाकों में जो इन्होंने कहा था नौकरियों की बरसात होगी और चीजें होंगी, वो भी कैंसिल हो गई हैं। अब एक नई चीज सामने आई है कि जैसे बाहर से लिकर माफिया यहाँ आ गया और उसने सारा हमारे लोकल लोगों को का रोजगार छीन के तो उनको वो हावी हो गए हैं। माइनिंग माफिया अंदर घुसा हुआ है। 6,000 रुपए की एक ट्राली आ रही है रेत की, 1,30,000 रुपया PMAY का मिलता है, और उसमें अगर 6,000 की ट्राली खरीदेंगे तो कहाँ जाएगा। इसी तरह आज ही पता चला है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट का एक कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है सरकार ने, जिसमें ये होगा कि बड़े ठेकेदारों को अंदर घुसाने के लिए, बाहर के जो ठेकेदार हैं उनको अंदर घुसाने के लिए एक साजिश रची है। और इस टेंडर को हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे आने वाले दिनों में। इस टेंडर के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कि ये बाहर से जो आए हुए ठेकेदार हैं और बड़ी लेके कुछ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं मिलके
जिसका शायद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भी पता ना हो। हम इसकी गुहार लगाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अमित शाह और मोदी जी के पास जाना पड़ा, वहां भी जाके ये बताएंगे कि जनाब देखें, आपने करप्शन बंद करने का वादा किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त 70 साल में सबसे ज्यादा करप्शन चल रही है, वो तो ये बताने हैं, ये बतानी पड़ेंगी बातें। और हम इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह का से बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं, और हम उनसे बात करके उनको बताएंगे कि कैसे हमारे जम्मू के लोगों को, जो ठेकेदार हैं, रियासती ठेकेदार हैं, उनको बरतरफ कर बाहर के ठेकेदारों को एक उनके हिसाब से टेलर मेड जो है टेंडर निकाला जा रहा है। सर, अक्सर जम्मू डिवीजन के लोगों में ये कंप्लेन करते देखा गया है कि पिछले 70 सालों से जम्मू डिवीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता रहा है। क्या अब ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया? ना ना, उल्टा इनके राज में ज्यादा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ। मैं तो कहता हूँ एक व्हाइट पेपर लाओ ना जॉब के ऊपर। पहले तो कश्मीरी हुक्मरान थे, वो कम से कम अगर 60% अपनी तरफ नौकरियां देते, 40 जम्मू में भी देते थे। आज की डेट में तो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो कश्मीर की निकल रही है, और जम्मू को दी नहीं है, सिफर है, बिल्कुल कोई नौकरी नहीं दी। बहुत सारी ऐसी लिस्टें निकली हैं जिसमें जम्मू का नाम ही नहीं आया। तो आप व्हाइट पेपर निकालें एक ऑन द जॉब सिंस द टाइम, जब से ये हुकूमत में बीजेपी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल। पिछले 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर देश भर के किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3 कृषि बिल रिपेल करने का ऐलान कर दिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं स्वागत करता हूँ, प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उससे पहले कर दिया हो तो ज्यादा अच्छा था। अब तो ये वो बात है कि जब लगी मरने तो राम राम लगी करने। वो अब सियासी जमीनें खिसकती देखी हैं इन्होंने, यूपी, राजस्थान और जहां जहां इलेक्शन है, पंजाब में जहां जहां इलेक्शन आ रही है 5 स्टेटों की, तो इनको लगा कि अब जमीनें खिसक रही हैं, उसलिए किया। कोई किसानों पे रहम नहीं आया, किसी को कोई प्यार नहीं जागा किसी के प्रति। आज भी अगर मैं समझता हूँ और अच्छे तरीके से हो सकती थी ये बातें। 50 से 60 हजार किसानों के ऊपर केस दर्ज है, वो केस विड्रॉ करने थे। आपने जो 750 किसान शहीद हुए, आज तेलंगाना सरकार ने 3 लाख रुपए पर फैमिली अनाउंस किया, तेलंगाना सरकार ने। इसी तरह मैं समझता हूँ पंजाब सरकार है, वो भी आना चाहिए आगे आगे, उनको भी करना चाहिए। और हिंदुस्तान की सरकार को भी उनको वो रिलीफ देना था, मरहम पट्टी लगानी है। भाई हमसे गलती हुई, हमने नहीं महसूस किया कि ये इतना विरोध हो जाएगा, और हो रहा है तो हम इसको ठीक करते हुए ये कर रहे हैं। ऐसा करना चाहिए था। या महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने इसको बड़ी खूबसूरती से लीड किया है इस किसान आंदोलन को, उनको लेते, उनकी पूरी टीम को लेते, कोई समझौता होता, उसके बाद ये किसानों को आज भी पूरी तरह यकीन नहीं आया है इस बात के ऊपर। इसीलिए वो धरने पे कायम है कि कल को ये ना कोई कह दे कि ये एक सियासी हमला था। तो इसीलिए वो डटे हुए हैं वहां पे, और हम समर्थन करते हैं राकेश टिकैत जी का इस बात के ऊपर। जी सर, इन फ्यूचर जब असेंबली इलेक्शंस होंगे तो आप उन इलेक्शंस में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे या किसी पार्टी की साइड से? वो अभी दिल्ली दूर है, तो जब इलेक्शन आएंगे फिर हम देखेंगे क्या फैसला करते हैं। जो मेरे रैंक एंड फाइल है, जो मेरे लोग हैं, वो क्या फैसला लेते हैं मेरे लिए, क्योंकि उनसे मीटिंग करूंगा। उनसे मीटिंग किए बगैर ना मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, ना मैं इंडिपेंडेंट पेपर फाइल करूंगा। जैसे मेरे लोग कहेंगे वैसा कर लेंगे। सर, रिसेंटली आपकी लाल सिंह जी के साथ और जम्मू के कदावर नेताओं के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या एजेंडा था और जम्मू रीजन के डेवलपमेंट को लेकर क्या डिस्कशन हुई, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। वो यही था कि जम्मू के लोगों को जगाना था कि ये जो बीजेपी के ये जो गाना है कि 70 साल से यहाँ पे नाइंसाफियों को रोकने का, वो झूठ है, वो बेबुनियादी है। और जब इनको मौका मिला, इन 25 के 25 नेताओं ने यहाँ पे ट्रांसफर की इंडस्ट्री चलाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए तो जो दिल्ली गवर्नमेंट भी, खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने इनको बरतरफ कर दिया कि ये तो बिल्कुल ही एक कोई काम ही नहीं कर रहे थे। इसीलिए इनको साइड लाइन किया गया, इसीलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं होती दिल्ली में। तो ये इसलिए था कि लोगों को जगाना था, वो कार्य कर रहे थे।
सर सुचेतगढ़ बॉर्डर पर वेटिंग रिट्रीट सेरेमनी स्टार्ट की गई है। इससे बॉर्डर जी टूरिज्म में किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या नई स्कीम स्टार्ट की जानी चाहिए जिससे टूरिज्म प्रमोट वो हो? उस पे हमने मनोज सिन्हा साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि, और डिपकॉम साहब से भी, कि लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस पे तवज्जो दे। जो मेरी मेन रोड है जो लीड कर रही है टू सुचेतगढ़, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और वहां पे अभी काफी सुविधाओं की कमी है सुचेतगढ़ के अंदर, तो उन सभी सुविधाओं को पूरा किया जाए। जैसे वहां पे अभी कुर्सियां ही पूरी नहीं लग पाती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी बनाना है। So the unemployment in the गराना society वेटलैंड है, is that उसको गराना वेटलैंड को डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हमने ऑलरेडी सरकार को बता रखा है। तो अब जैसे ही सरकार इस पे कोई फैसला लेती है तो हम उसका स्वागत भी करेंगे और साथ होकर इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। बिल्कुल सर। The unemployment in the society is at its maximum. This could be one of the major contributing factors for why the youth is getting diverted towards the drugs. So, what measures, according to you, should be taken to eradicate these problems from the society? देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि मैं इसमें पुलिस महकमे का जो है मेन रोल आता है, और उसके बाद अकेली पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। ड्रग्स एक ऐसी चीज है कि जहां सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस पे छोड़ दिया तो भी कुछ नहीं होगा। ये सरकार अकेले, कोई सरकार ड्रग्स पे नहीं लड़ाई कर सकती। ये सब लोगों को एज ए सोसाइटी फाइट करना है। तो हमको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। जहां जहां हमको ये नजर आता है वहां वहां देखना है कि कैसे इसको करेक्ट करना है। और इसमें मैं दिलबाग सिंह जी जो है डीजीपी, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो पुलिस हॉस्पिटल के अंदर ड्रग सेंटर्स खोल रखे हैं, जहां नशा छुड़ाओ केंद्र खोल रखे हैं, वो बहुत इस वक्त काम आ रहे हैं और बड़ा उसका उपयोग कर रही है हमारी पुलिस भी और हमारी सिविल सोसाइटी भी। तो सर, इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो चरम सीमा पर है उसका क्या? अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बोला ना, -24 जीडीपी। कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ठीक होगी इनसे? अब तो मैंने लगा, मुझे आज आपने सवेरे 7:30 बजे जो खबर आती है रेडियो पे, उसमें ये आ रहा है कि अगले 10 साल के लिए टीचर्स के ऊपर भी बैन लगा दिया है। तो ये वो सरकारें नहीं है जो आपको देंगी नौकरियां, ये जो है वो भी चली जाएंगी। तो सर, जो लोग डेली वेजेस हर जगह गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने में गवर्नमेंट आनाकानी क्यों कर रही है? जिस फील्ड हमारी मांग है कि हमारी मांग है कि नई नौकरियां छोड़े, आप जितने भी डेली वेजर हैं इन्हीं को ही पक्का कर दे। यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी रियासत में। सर, जिस फील्ड में जहां भी वो है अपनी सर्विसेज तो वो दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इनकी सर्विसेज ले रही है तो इनको परमानेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? देख, ये तो अब ये जाने कि इनको परमानेंट करने में क्या दिक्कत है। लेकिन क्योंकि दिक्कत है कुछ नहीं है, बस ना करने का वो है, ये ना करना नहीं चाहते, बस इतना, यही बात है इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इसीलिए लोगों के सामने है अब सारी बातें। अगर ये देना चाहते नौकरियां तो दे देते ना। मैं कहता हूँ नहीं तो छोड़े, वो पुराने डेली वेजर जितने भी सारी डिपार्टमेंटों के हैं वही पक्के कर दे। गांव गांव में लाइन वाइन ही नहीं है, बुरा हाल है। बिजली का तारें नीचे होकर जा रही हैं, लोग मर रहे हैं उन तारों को छू के। तो कौन जिम्मेदार है? सरकार ही तो है जिम्मेदार। बाकी बीजेपी ने जो बोला वो सिर्फ ढकोसला था, वो सिर्फ सियासी जुमले थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जी सर। अपना प्रीशियस टाइम शो को देने के लिए थैंक यू सो मच। सो बिफोर कंक्लूजन, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? बस यही है कि खुद ही को कर बुलंद, इतना के खुदा बंदे से ये पूछे, खुदा खुद बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा, सरकार पे मत भरोसा करना। ये वो नहीं है सरकार जो आपको कुछ देगी। आज सुबह का फैसला बता रहा हूँ कि टीचर्स की नौकरियों को बंद कर दिया इन्होंने। शुक्रिया। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से। विद आवर शो चिट चैट विद दिलजीत वजीर।
देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।